Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. So, very good afternoon to all of you. Very good afternoon. So, yesterday we started with the General Clauses Act, and from that we have seen the object, purpose and the importance of this act, and then we have seen the applicability of the act कि किस किस जगह पे ये act applicable है, and then we moved to the definition part. और definition कुछ डेफिनेशन को हमने डिस्कस करा, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन नंबर 4 पे जंप करे थे. डेफिनेशन के साथ साथ उसको भी हमने पढ़ लिया था. ठीक है, तो आज के लेक्चर का टारगेट यही होगा कि जो बचे कुछ डेफिनेशंस है उसको हम लोग फिनिश करें, एंड देन हम लोग क्या करें, कुछ अगर सेक्शन कवर हो पाते हैं तो उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलो. सो वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ एक्ट, देन ऑल्सो आई गेस वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ एफिडेविट. यस, तो हैव यू मार्क्ड इज इंपॉर्टेंट? Yes, we have seen the definition of central act, then central government. यहाँ पे हमने बहुत डिस्कशन हुआ था, बहुत बड़ा. उसके बाद कमेंसमेंट का डेफिनेशन में देखा है, फादर एंड फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन देखा है, बाकी डेफिनेशन देखने अभी बाकी है. ठीक है, चलो. सो आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं. द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. नाउ मार्क इट इज ऑल्सो एज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिकॉज वंस इट हैज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो अपने लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, बिकॉज ऑलरेडी इट इज बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट? सो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन. कोई भी मैटर जो हम लोग लिखते हैं, जैसे आपके हाथ में जो बुक है, वो बुक भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है. एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस. व्हाट इज सब्सटेंस? सब्सटेंस यानी कि कोई भी पेपर हो या फिर कोई और सब्सटेंस है जिसमें हमने कुछ लिखा हुआ है. तो डॉक्यूमेंट माने एनी मैटर, कोई भी मैटर जो लिखा हुआ है, एक्सप्रेस करा हुआ है या डिस्क्राइब करा हुआ है अपॉन एनी सब्सटेंस. कैसे? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और बाय वन और मोर ऑफ दिस मीन्स. तो जरूरी नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा पड़ी मतलब लेटर्स में ही लिखा हो. जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं, या फिर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट डीड है, परचेस डीड है, मान लो हमको कोई प्रॉपर्टी खरीदी करनी है, तो प्रॉपर्टी खरीदी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई तो एक डीड बनाएंगे. तो जरूरी नहीं है कि वही एक डॉक्यूमेंट है. डॉक्यूमेंट लेटर्स लिखे जाते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट है. साथ साथ अगर मान ले हमने कोई एक चार्ट बना दिया है, ओके, किसी भी चीज का चार्ट बना दे, जैसे हमने लॉ का चार्ट बनाया हुआ है, तो वो चार्ट भी डॉक्यूमेंट ही है. जैसे मान लो एक पिक्चर है, हमने कोई एक पेंटिंग करा हुआ है, तो वो पेंटिंग भी एक डॉक्यूमेंट है. सो डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं कि बस लेटर्स या फिर कोई एक मार्क्स कोई हम लोग कर रहे. यस, तो डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? कोई भी ऐसा मैटर जो लिखा हुआ है. डॉक्यूमेंट मतलब मैटर जो भी लिखा हुआ है, एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स, और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस मीन्स, which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी चीज हम लोग लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट मानेंगे. यहाँ पे नीचे नोट आया हुआ है, बुक, फाइल, मैप और प्लान, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन एंड इवन कंप्यूटर फाइल्स और ऑल द डॉक्यूमेंट. मतलब जरूरी नहीं है कि पेपर ही होना चाहिए. पेपर का मतलब ही आपका डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है. देखो यहाँ पे कोई भी मेटल प्लेट होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट ही है. वो किस लिए यूज किया है? ताकि हम इंफॉर्मेशन पास ऑन कर पाए. जो भी चीज है, जिस चीज के ऊपर लिखना है, तो उसको हमने पास ऑन करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंट मानेंगे. इवन यहाँ पे बोला है कंप्यूटर के फाइल्स भी डॉक्यूमेंट ही है. कंप्यूटर से हमने कोई वर्ड फाइल बना दी, कोई पेंटिंग की फाइल बना दी, तो वो भी क्या अपने लिए डॉक्यूमेंट ही मानी जाएगी. आई गेस जो भी ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्लियर है, एंड मार्क्ड इज अ रियली वेरी 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 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बात समझ में? ठीक है. उसके बाद मेरे को एक सवाल आ रहा है यहाँ पे, आप मुझको बताएंगे कि क्या करेंसी नोट डॉक्यूमेंट है? वेदर करेंसी नोट इज डॉक्यूमेंट? प्लीज गो थ्रू द डेफिनेशन एंड प्लीज लेट मी नो. ऑनलाइन बच्चे भी मुझको जवाब करेंगे. ऑफलाइन बच्चों का जवाब आ रहा है मुझको कि करेंसी नोट डॉक्यूमेंट है, तो ऑनलाइन बच्चे मुझको जवाब देंगे कि क्या करेंसी नोट डॉक्यूमेंट है. फटाफट जवाब देंगे. रीड द डेफिनेशन एंड प्लीज लेट मी नो.
ओके तो इस चीज का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, नीचे नोट आ रहा है उसको एक बार पढ़ेंगे। द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज सिमिलर टू दैट प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, हाउएवर द डेफिनेशन डॉक्यूमेंट एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ एग्जॉस्टिव वन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेफिनेशन क्या है, वो एग्जॉस्टिव वन है। यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई है बस उसको ही डॉक्यूमेंट मानेंगे, इसमें और कोई चीज इंक्लूड नहीं की गई है। तो डेफिनेशन के हमने दो प्रकार देखे थे, एक इंक्लूसिव और एक एग्जॉस्टिव। व्हाट इज इंक्लूसिव? जो बाकी बातों को इंक्लूड करके जा रहा है, जैसे बोला कंपनी मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो कंपनी माने ये और इसके साथ ये भी इंक्लूड हो सकता है। वैसे डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन इंक्लूसिव नहीं है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है, एज पर दी इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट का डेफिनेशन क्या है, एग्जॉस्टिव है, लेकिन अपने जनरल क्लॉजेस एक्ट में डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है, बिकॉज यहाँ पे इंक्लूड वर्ड आया हुआ है। ओके तो दोनों डेफिनेशन को साथ में पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको ये समझेगा कि इंडियन करेंसी नोट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट, बिकॉज वो करेंसी नोट एक अलग चीज है, उसको हम लोग रेगुलर डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आरबीआई ने उसको करेंसी नोट करके छापा हुआ है, तो वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक करेंसी नोट है, वो एक टेंडर है, वो एक लीगल टेंडर है। ये लीगल टेंडर वर्ड वगैरह आपने बहुत बारी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे सुना रहेगा, तो ये एक लीगल टेंडर है, ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट जरूर लिखेंगे आप लोग, दैट करेंसी नोट्स आर नॉट डॉक्यूमेंट, आर नॉट डॉक्यूमेंट। लिख दिया? ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन अपना एनैक्टमेंट। व्हाट इज एनैक्टमेंट? Enactment shall include a regulations as hereinafter defined and any regulation of Bengal, Madras and Bombay Code, and also include any provision contained in any act or in such regulations as aforesaid। तो कोई भी एक्ट है, जैसे कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करने के लिए कुछ रेगुलेशंस लाए जाएंगे। देखो रूल्स अलग है, प्रोविजंस अलग है, सेक्शंस अलग है, सबसेक्शंस अलग है, वैसे रेगुलेशंस भी अलग है। तो कंपनीज एक्ट को गवर्न करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उस एक्ट के अंदर इंक्लूड्स एनी प्रोविजन कंटेन इन एनी एक्ट, तो किसी भी एक्ट के अंदर कोई भी रेगुलेशन बताया हुआ है कि ये रेगुलेशन है, तो वो एक रेगुलेशन माना जाएगा। लेकिन साथ साथ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे कोड के अंदर जो भी रेगुलेशन बनाए गए थे, बिकॉज कुछ कुछ एक्ट जो होते हैं वो उस टाइम पे बनाए गए, हमने कल के लेक्चर पे इसको कवर कर लिया है कि उस टाइम पे जो प्रोविंसेस थे उसके लिए, उस प्रोविंस के अंदर जो भी एक्ट पास हुआ है तो उसके लिए वो सेंटर गवर्नमेंट था। जैसे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहीं तो बना हुआ है, तो उसके लिए वो सेंटर गवर्नमेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो वो बनाया गया बहुत पहले जहाँ पे प्रोविंसेस थे, तो उसके लिए वो सेंटर गवर्नमेंट है। तो उस सेंटर गवर्नमेंट ने उस कायदे कानून को जब लागू किया था, उसके बाद उसके लिए कुछ रेगुलेशंस भी लाए थे, तो उसके लिए जो भी रेगुलेशंस वो मद्रास, बॉम्बे या फिर बंगाल कोड के तहत जो भी रेगुलेशंस इशू किए गए हैं उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, तो उसको रेगुलेशंस मानेंगे। नीचे एक केस स्टडी आ रहा है, स्टेट ऑफ पंजाब, सुखदेव स्वरूप गुप्ता। इट हैज बीन हेल्ड दैट एन एनैक्टमेंट वुड इंक्लूड एनी एक्ट और अ प्रोविजन कंटेन्ड देयरिन मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, अगेन सिंस एनैक्टमेंट इज डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल्सो एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सेक्शन नंबर 6 ब्ला ब्ला ब्ला, ये सेक्शन नंबर 6 आप थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 6 हमारा बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, एनैक्टमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी लॉ जिसको बोलते हैं, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या है, ये एक एनैक्टमेंट है जिसमें बहुत सारे कायदे कानून है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो भी एक रेगुलेशन ही था, उसके लिए कोई और बंदा था जिसने उसको पास किया था। तो सब चीजों को हम लोग क्या मानेंगे, एनैक्टमेंट ही मानेंगे, ठीक है। अब ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। फादर एंड फाइनेंशियल का डेफिनेशन हमने देख लिया। अब फाइनेंशियल के डेफिनेशन को देखने के बाद एक और डेफिनेशन हम देखेंगे, छोटा सा डेफिनेशन है जो है मंथ। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मंथ? मंथ शैल मीन ए मंथ रेकन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर। तो मंथ का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से जो भी मंथ है वो मंथ माना जाएगा। जैसे हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा, उसमें हमने बहुत सारी ड्यू डेट्स कैलकुलेट किए थे। 2 months आफ्टर द डेट, पे मी और माई ऑर्डर 2 months आफ्टर द डेट, तो ये मंथ उसमें लिखा जाता था। तो ये मंथ क्या चीज है? अब मंथ जैसे मराठी कैलेंडर में भी मंथ होते हैं, चैत्र, वैशाख वगैरह वगैरह वगैरह, किसी और लैंग्वेज में कुछ और भी मंथ हुए रहेंगे। तो फिर जो भी बंदा जिसको रीड कर रहा है वो अपने हिसाब से मंथ का मतलब निकाल सकता है।
तो इसलिए जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है कि किसी भी एक्ट में अगर आपको मंथ वर्ड नजर आ गया तो उस मंथ का मतलब क्या होगा, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से मंथ, मतलब जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च एंड फ्लावर. नोट द वर्ड मंथ अकरिंग in section number 271 1AI of the Income Tax Act was construed to mean a period of 30 days and not a month as defined in the General Clauses Act. तो section number 271 1AI of the Income Tax Act क्या सेक्शन है ये? एक बार ये तो समझ गया कि 271 किस चीज का है, फेल्यूर टू कंप्लाई विद द नोटिसेस, रिटर्न नहीं भरना, इनकम कंसील करना, ये सारी बातें बताई हुई है. तो सेक्शन 271 1AI में जहां पे मंथ का रेफरेंस आएगा वहां पे हमको क्या पढ़ना है, मंथ माने 30 डेज. ओके, अदरवाइज मंथ का मतलब होता है क्या, ब्रिटिश कैलेंडर. जैसे जनवरी में 31 डेज है, फेब्रुवरी में 28 डेज है. तो अगर मान लो मैंने बोल दिया कि ये 2 महीने का बिल है, तो 2 महीने का बिल मतलब हम लोग क्या मानेंगे, जनवरी फरवरी. तो फरवरी एंड पे चाहे वो 28 दिन का क्यों ना हो, लेकिन वहीं पे इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे तो स्पेसिफिकली बताया हुआ है मंथ का मतलब है 30 दिन. तो अगर मैंने 2 महीने बोला है तो वहां पे 60 डेज काउंट करना है 271 में, बिकॉज 271 मंथ के लिए स्पेसिफिकली 30 दिन गिनता है. तो हर एक एक्ट में अलग अलग चीजें बताई हुई है. अगर जैसे 271 में कुछ नहीं बताया, सॉरी 271 में बताया कि 30 दिन, बाकी उसी इनकम टैक्स में कहीं पर भी मंथ आएगा तो वो क्या है, कैलेंडर ईयर वाला, ओके, ब्रिटिश कैलेंडर वाला मंथ माना जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो उसको बोलते हैं मंथ. तो फाइनेंशियल ईयर के साथ वो मंथ भी हमने पढ़ लिया. फिर आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, अगेन मार्केट एज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, गुड फेथ. अगेन हम लोग रेफर करेंगे किसको, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ओके, जिसमें गुड फेथ का वर्डिंग आया हुआ है. ओके, जैसे हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें गुड फेथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. फिर हम कंपनीज एक्ट में आते हैं, वहां पर भी बहुत सारे गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ ये वर्ड नजर आते हैं. तो व्हाट डू मैं गुड फेथ? गुड फेथ यानी कि निर्मल मन से किया हुआ चीज, जहां पे कोई किसी प्रकार का लैक्यूना नहीं है, किसी प्रकार का एरर नहीं है, किसी प्रकार का एविल माइंड नहीं है, इसको बोलते हैं गुड फेथ. तो हमको जनरल क्लॉजेस एक्ट गुड फेथ के बारे में क्या बता रहा है? सो अ थिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन अ गुड फेथ वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है. तो गुड फेथ का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो कैसे की हुई है, ऑनेस्टली की हुई है, वेदर इट इज डन निग्लिजेंटली और नॉट, मतलब गलती से किया या नहीं किया, जानबूझ के करना, गलती से करना, है कि नहीं, ये चीजों अलग अलग है. तो भले ही निग्लिजेंटली हमने किया, लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली किया हुआ है तो गुड फेथ मानेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा कि ए ने बिल दिया, बी को एंडोर्स किया, बी ने उसको सी को एंडोर्स किया, एंडोर्समेंट, सी से ये बिल चुराया डी ने उसको क्या करा, ई को आगे एंडोर्स करा, लेकिन ई को ये पता नहीं है कि डी ने जो बिल लेके आया वो यहां से चुराया हुआ है. तो बताएंगे वेदर ई विल बी कॉल्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स? द आंसर इज यस, बिकॉज ई ने जो काम किया है, बिल अपने नाम पे एंडोर्स करवा के लिया है, वो माना जाएगा कि आपने कैसा किया हुआ है, गुड फेथ में किया हुआ है. भले निग्लिजेंटली आपने ऐसा वाला बिल अपने नाम पे लिया है जो चोरी किया हुआ है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है इस बारे में, तो उसको क्या मानेंगे हम लोग, गुड फेथ मानेंगे. तो व्हाट इज गुड फेथ? कोई भी चीज जो ऑनेस्टली की हुई हो और भले वो निग्लिजेंटली की हो या ना की हो, उसको गुड फेथ मानेंगे. तो पॉइंट क्या है, गुड फेथ का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो कैसी की है, ऑनेस्टली की है. कैसी की है, ऑनेस्टली की है. नीचे कुछ नोट आ रहा है, द क्वेश्चन ऑफ गुड फेथ अंडर द जनरल क्लॉजेस एक्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. इट इज टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस. मतलब फैक्ट टू फैक्ट गुड फेथ आपका बदलेगा. This definition of good faith does not apply to the enactment which contains the special definition of the term good faith, and there is a definition given in that particular enactment has to be followed. तो अगर किसी एक्ट में अगर आपको गुड फेथ का डेफिनेशन दिया हुआ है तो आपने उसी को फॉलो करना है, आपको ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करना है. In respect of the acts where good faith is not defined, this definition may be applied only if there is a nothing repugnant in the subject or consent. मतलब सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं बता रहा है, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का डेफिनेशन वहाँ पे फॉलो करो. एंड इफ दैट सो द डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल. अगर ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट कुछ और बातों को रेफर कर रहा है तो आपने उस बात को रेफर करना है, इसको रेफर नहीं करना है. नीचे केस स्टडी आ रहा है, केस स्टडी का नाम बड़ा ही मजेदार है, मोंग ओंग पू एंड मोंग सी मोंग. कितना डेफिनेशन अच्छा है ना. ओके, इस केस स्टडी को याद करना है, मजेदार भी है,
वैसे याद करने के लिए क्या नाम है, मोंगपू वर्सेस मोंगसी मोंग. It was pointed out that the expression good faith is not defined in the Indian Contract Act 1872. तो Contract Act में good faith defined नहीं है. And the definition given here in the General Clauses Act 1897 does not expressly apply the term on the Indian Contract Act. The definition of good faith, as is generally understood in the civil law and which may be taken as a practical guide in understanding the expression in the Contract Act, is that nothing is said to be done in good faith which is done without due course. मतलब क्या बोला हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं करती है. कौन सा वाला, गुड फेथ. भले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ का डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है, बिकॉज ये जो एक्ट है वो आया कब है, 1897, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1872. तो 1872 में 1897 वाले डेफिनेशन कैसे अप्लाई कर जाएंगे. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो गुड फेथ का वर्ड दिया है उसका कोई मतलब ही नहीं है. तो उसका मतलब हमने जनरल कंस्ट्रू करना है कि व्हाट इज गुड फेथ. तो गुड फेथ का मतलब क्या है, दैट वॉट एवर वी डू विदाउट एनी ड्यू केयर, तो वो गुड फेथ नहीं है. नथिंग इज टू बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ विच इज डन विदाउट केयर. मतलब हम लापरवाही से कुछ काम करते हैं तो वो गुड फेथ नहीं माना जाएगा. एंड द अटेंशन इज एज इज एक्सपेक्टेड विद द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. और हम जो काम कर रहे हैं उस टाइम पे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक सत विवेक बुद्धि वाला बंदा उस चीज को कैसे देखता, तो वो चीजों की जांच पड़ताल करता. अगर आप शॉपिंग विपिंग करने के लिए जाते हो तो थोड़ा जांच पड़ताल करते हो कि नहीं करते हो, तो उसको बोलते हैं मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. तो आपने जो भी किया है उसको गुड फेथ मानेंगे, लेकिन अगर आपने उसको कैसे किया है, विदाउट ड्यू केयर किया हुआ है, अगर आपने मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जैसा उसमें डिसीजन नहीं लिया है, तो वो आपका गुड फेथ नहीं माना जाएगा. An honest purchase made carelessly without making a proper inquiries cannot be said to have been made in a good faith so as to convey the good title. Honest purchase मतलब क्या, मैंने पैसे देके वो चीजें खरीदी, ऑनेस्ट है, चुराया नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन ये करने के टाइम पे आपने क्या नहीं करा, आपने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं किया, तो इसको गुड फेथ नहीं मानेंगे. किस हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, बिकॉज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ये वाला डेफिनेशन अप्लाई नहीं करता है. उसके लिए कौन सा डेफिनेशन अप्लाई करेगा, ये जनरली जो गुड फेथ का मतलब क्या होता है उसको उस हिसाब से कंस्ट्रू कर लेंगे. गेटिंग माय पॉइंट. इसको बोलते हैं क्या, गुड फेथ. प्लीज मार्क इट एज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन डिफाइन करते हैं गुड फेथ को. तो व्हाट इज गुड फेथ, एनीथिंग डन टू बी कंसिडर्ड एज अ गुड फेथ व्हेन इट इज डन ऑनेस्टली एंड वेदर इट इज डन नेग्लिजेंटली और नॉट, इसको हम लोग गुड फेथ ही माने. आई बात समझ में, पक्का. चलो उसके बाद आएंगे गवर्नमेंट के डेफिनेशन में. व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट शैल इंक्लूड बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. आई गेस हमने कल ये डेफिनेशन क्लियर कर लिया है. ओके, उसके बाद आएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट शैल मीन सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट बट इन एनी एक्ट और रेगुलेशन मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट इंक्लूड द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पार्ट बी स्टेट्स. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, दैट इज 26 ऑफ जनवरी 1950, इसके पहले, इस एक्ट के, इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले जो भी सिक्योरिटीज इशू की गई थी बाय द पार्ट बी स्टेट. व्हाट इज पार्ट बी स्टेट, कौन से स्टेट, जो राज प्रमुख जिसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं. तो उन गवर्नमेंट ने जो भी सिक्योरिटीज इशू की है तो वो अपने लिए सिक्योरिटीज नहीं है. बाकी सबने, ब्रिटिशर्स ने या किसी स्टेट में मिल मिला के दोनों ने राज किया हुआ है, वहां पे जो सिक्योरिटीज इशू हुए हैं उसको हम लोग क्या मानेंगे, सिक्योरिटी मानेंगे, उसका ही ट्रेडिंग करेंगे. अगर किसी ने पार्ट बी स्टेट के राज प्रमुख से कोई सिक्योरिटी खरीदी किया है गवर्नमेंट का, तो वो सिक्योरिटी आज के जमाने में किसी भी चीज का वैल्यू रखता नहीं है, बिकॉज वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है. व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट शैल मीन सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी सिक्योरिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट which is made or which is issued before the commencement of the parliament. Okay, तो ये हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी का डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन, अगेन मार्केट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इमूवेबल प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फासन एनीथिंग attached to earth. Please
मार्क्ड एज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, एग्जामिनर का हॉट फेवरेट एरिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, मतलब ये कौन सी डेफिनेशन है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसमें इंक्लूड करे जाएंगे बहुत सारी बातें। उसमें लैंड आएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली बोला ये लैंड क्या है? इमूवेबल है। व्हाट इज इमूवेबल? जो एक जगह से हिल नहीं सकता, जैसे कि ये मोबाइल, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, लेकिन लैंड जा सकता है क्या? सर आप बोलेंगे सर पृथ्वी गोल घूमती है ना, पृथ्वी जो है वो चक्कर काटती है कि नहीं काटती सूरज के, तो सूरज के चक्कर काटते काटते वो खुद के भी चक्कर काटती है, तो कहाँ पे सर ये इमूवेबल हुआ? ये तो मूवेबल हुआ। ऐसे वाहियात सवाल पूछो मत, ओके? तो एक जगह पे स्थिर है, बस वो हिल रही है इधर से उधर, लेकिन मैं किसी जगह से यहाँ पे उठा करके किसी और जगह पे नहीं रख सकता कोई भी चीज। तो लैंड क्या है बोलो? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वन, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, लैंड से आने वाले बेनिफिट वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब ऐसे कौन से बेनिफिट है जो लैंड से आते हैं? तो उसमें भी कैटेगरी है। आप समंदर में जाओगे घूमने के लिए, समंदर में चले गए, समंदर में क्या होती है? मछलियां होती है ना, मछलियां। तो मछलियां मूवेबल है कि इमूवेबल है? अरे श्योर। अगर मान लो मैंने मछलियों को बाहर निकाला और उसको टोकरी में डाल दिया, कि मूवेबल कि इमूवेबल? फिर भी मूवेबल है भाई, उठा करके रख सकता हूं ना किसी जगह पे। तो मछलियां जरूर मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन राइट टू कैच द फिश इज इमूवेबल। जैसे मछुआरे होते हैं, मछुआरे, ऐसा नहीं कि मछुआरे किसी भी जगह पे जाके मछुआरी कर सकते, उनको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है कि हम लोग इस जगह पे इस जगह तक जाकर के मछुआरी करेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो आज मान लो मैं एक मछुआरा हूं, मैंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया का राइट खरीदी किया हुआ है कि इस एरिया में मैं मछुआरी कर सकता हूं। आज मेरे को वो धंधा नहीं करना है, तो मैंने वो आपको भेज दिया कि भैया आप भी एक मछुआरे हो, मैंने आपको पैसे के कंसिडरेशन पे वो मेरा लाइसेंस आपके नाम पे अलॉट कर दिया, मैं क्या मैं कर सकता हूं? तो ये जो मेरा राइट है टू कैच द फिश इन द पर्टिकुलर एरिया, ये राइट क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना गया, बिकॉज ये लैंड से आया हुआ बेनिफिट है मेरे लिए। अगर मेरे पास राइट नहीं है तो क्या मैं मछुआरी कर सकता हूं? द आंसर इज नो। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? पक्का? कोल, कोल, कोल क्या है? कोल, कोल भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन राइट टू माइन द कोल, राइट टू एक्सट्रैक्ट द कोल फ्रॉम द लैंड इज व्हाट? इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिकॉज इसका मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं किसी और को बेच सकता हूं। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। मैंने आपको कल के लेक्चर पे भी बताया था कि जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं आप लिखते जाओ। राइट टू कैच द फिश। दूसरा, एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ, ऐसी कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल, क्या पेड़ पौधे जमीन से जुड़े हुए हवा में होते हैं? जमीन से जुड़े होते हैं ना, तो ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर ना बहुत सारी चर्चा हमको करनी है आगे इसी डेफिनेशन के अंदर। पहले लास्ट पॉइंट को खत्म करते हैं, फिर इसकी चर्चा पे आते हैं। एंड लास्ट वन, परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, ऐसी कोई भी चीज जो जमीन से हमने परमानेंटली जोड़ के रखी हुई है, बांध के रखी हुई है। एग्जाम्पल, वेरी गुड। सो जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं, मूवेबल की इमूवेबल? लेकिन क्या जमीन से बाहर आ गया क्या? ऐसे हमने इसको जमीन पे बांध करके रखा हुआ है, सीमेंट कंक्रीट जो भी किया हुआ है हमने, है ना, फाउंडेशन किया हुआ है, तो वो फाउंडेशन से इस बिल्डिंग को हमने जमीन से बांध के रखा हुआ है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा बोलो? इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? इट शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, उसके बाद थिंग्स अटैच टू द अर्थ, और परमानेंटली फासन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। किसी भी चीज को हमने जमीन से अगर जोड़ के रखा हुआ है, या किसी भी चीज को हमने जमीन से जुड़े हुए किसी चीज को बांध करके रख दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बताएंगे, अगर मान लो मैंने भैंसे रखी हुई है, बांध के रखी हुई है, तो क्या वो मूवेबल है कि इमूवेबल है? एनीथिंग फासन टू द अर्थ, लेकिन परमानेंटली नहीं होता ना वो,
घोड़े का तबेला है, बहुत सारे घोड़े बांध के रखे रात को, तो क्या वो इमूवेबल हो गया? द आंसर इज नो। वो क्या है? मूवेबल है, वो परमानेंटली फास्टन किए हुए नहीं है। व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? इट शैल इंक्लूड व्हाट? लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ एंड परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? अब देखो एग्जामिनेशन में सवाल क्या आता है, एग्जाम में सवाल आता है कि क्या स्टैंडिंग टिम्बर मूवेबल है कि इमूवेबल है? क्या बोलो? स्टैंडिंग टिम्बर। व्हाट इज स्टैंडिंग टिम्बर? आपने आजकल मूवी देखा कि पुष्पा? पुष्पा मूवी नहीं देखा आपने? अच्छा, वो जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे, पुष्पा मूवी देखा क्या आपने? माइट बी यस। तो उस पुष्पा मूवी में क्या सीन है वो ये बता, वो वहाँ पे कुछ मूवी का प्लॉट ऐसा है कि वो जो हीरो होता है वो तस्करी करता है किस चीज़ का? रेड सैंडलवुड, जो किसी केरल के या फिर किसी भी तमिलनाडु जो भी स्टेट है उस स्टेट में ही पाया जाता है, किसी और जगह पे नहीं। तो पेड़ तो जंगल में उगेंगे ना वो रेड सैंडलवुड के, तो उसको वो क्या करते हैं? कट करते हैं और फिर उसको बेच देते हैं। तो ट्रीज, उसको हम लोग स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। ये स्टैंडिंग टिम्बर है ना, टिम्बर मतलब लकड़ी। तो जो स्टैंडिंग टिम्बर है मतलब जो खड़ा हुआ है अभी ऐसा, तो क्या उसको मूवेबल बोलेंगे कि इमूवेबल बोलेंगे? इसको कट करके हम लोग बेच सकते हैं ना, तो जब अब तक वो खड़ा है तो इमूवेबल है, कट करके बाजू में रख दिया मूवेबल हो गया। ये एग्जाम में सवाल आया था। ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स उग रहे हैं, और ग्रास ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स हो या ग्रास हो, गवत जिसको बोलते हैं, तो क्या वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो देखते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो डिफाइंड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। तो टोपा में भी इसको डिफाइन करा गया है एज फॉलोज। तो उसको कैसे डिफाइन किया टोपा में? इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया है? इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। टोपा क्या बोलता है? स्टैंडिंग टिम्बर इसमें इंक्लूड नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड इसमें इंक्लूड नहीं है, ग्रास इसमें इंक्लूड नहीं है। wherein in any enactment the definition of movable property is in a negative and not exhaustive. The definition as given in the General Clauses Act will apply to the expression given in that enactment except to the extent of exclusion. मतलब क्या बोला हुआ है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट का डेफिनेशन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बस शर्त ये क्या है कि उस एक्ट में उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो वैसे ही स्टैंडिंग टिम्बर के बारे में अगर मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, उस हिसाब से पढ़ेंगे। हो सकता है उसमें स्टैंडिंग टिम्बर भी उस एक्ट के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाए। यस और नो? तो जनरली स्पीकिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसको मूवेबल माना गया है। किसके डेफिनेशन के तहत? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत। वाई? बिकॉज वो एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कट करके क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। लेकिन जनरल पैरेलेंस में जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, ट्रीज है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर टिम्बर है तो टिम्बर को कट करके बाजू में रखा जाएगा, जैसे कट करके बाजू में रखा जाएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। वन थिंग इज क्लियर दैट things rooted in the earth in the case of trees and shrubs are immovable property both within the meaning of General Clauses Act and Transfer of Properties Act, but the latter standing timber, growing crop and grass though rooted in the earth are not included. जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो अर्थ को रूटेड की हुई है उसको हम लोग क्या मानेंगे? इमूवेबल मानेंगे। जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड टोपा क्या बोलता है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास दो रूटेड इन द अर्थ बट नॉट इंक्लूडेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास आर हावेवर रिगार्डेड एज गुड्स एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था फाउंडेशन लेवल पे, तो आई गेस आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है हमने, तो उसमें हमने गुड्स के डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि उसमें क्या नहीं आता है? टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड एटसेट्रा, वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास आर हावेवर रिगार्डेड एज गुड्स एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, व्हिच इज एज गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। Growing crops, grass and things attached to and forming part of the land which are agreed to be served before sale of the under the contract of sale. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन कुछ ऐसा बोला हुआ है जिसमें टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास
गुड्स जैसे ट्रीट होता है, और गुड्स हमेशा क्या होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। गुड्स का डेफिनेशन इसी था, कोई भी ऐसी चीज जो मूवेबल है उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो यहां पे ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास कैसे है, गुड्स माने गए, और गुड्स माने गए हैं इसलिए वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में, पक्का। नीचे कुछ एग्जांपल आ रहे हैं, एक बार पढ़ेंगे, प्लीज रीड द एग्जांपल्स बिलो। You know once you finish with the reading, ऑनलाइन बच्चे भी रिप्लाई करेंगे। Right of way to access from one place to another may come within the definition of immovable property, whereas right to drain of water is not a immovable property। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर मान लो आप समंदर से कहीं जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो वे का लाइसेंस लेना पड़ेगा कि यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा, बिकॉज आप अपना जहाज चलाओगे ना उसके ऊपर। तो ये जो राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट फ्रॉम द सी इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट वही पानी खींचना है मेरे को बाहर, पानी पे ही जाऊंगा ना मैं, लेकिन पानी को मैं बाहर खींचूंगा, वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। राइट टू कैच फिश इज द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट राइट टू ड्रेन वाटर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, आई गेस आपको पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़े। नाउ अगेन एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अदरवाइज भी, नॉट जस्ट फ्रॉम द लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस, दैट इज इम्प्रिजनमेंट। क्या बोलो, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट शैल मीन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन एज डिफाइन इन द इंडियन पिनल कोड। सो इंडियन पिनल कोड आईपीसी, आईपीसी के तहत जिस भी किसी चीज को इम्प्रिजनमेंट बोला गया है तो वो इम्प्रिजनमेंट है। व्हाट इज इम्प्रिजनमेंट? दैट इज अ जेल। आई बात समझ में, क्या बोला हुआ है? jail. Note, by section 53 of the Indian Penal Code, the punishment to which offenders are liable under that code are imprisonment which are of a two description। तो आईपीसी बोलता है कि इस imprisonment के भी दो प्रकार हैं। पहला है rigorous, that is with the hard label, and दूसरा है simple। तो दो प्रकार के imprisonment है, एक rigorous and simple। What is rigorous? जहाँ पे आपको काम पे वगैरह लगाया जाएगा, आपने देखा है मूवीज में वगैरह, तो कैदी वगैरह अंदर काम करते हैं, बहुत रिगरस काम करते हैं, है ना, उनको पत्थर फोड़ने के लिए बोलते हैं, बाकी और भी बहुत सारे बहुत काम करने के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिगरस।
एंड सिंपल मतलब बस आपको अंदर रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, आपको जेल में रखा जाएगा बस। यस और नो? सिंपल, उसको आप कोई हार्ड वर्क वगैरह आपको करने को नहीं देंगे, आपको बस जेल में रखा जाएगा ताकि आप वो वाली बातें दोबारा ना दोहराओ या फिर आपको सजा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। तो बस 327 में इतना ही डेफिनेशन बताया हुआ है, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। इम्प्रिजनमेंट की बात निकली है भाई, बहुत बारी इम्प्रिजनमेंट वर्ड आया हुआ है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, अभी थोड़ा इम्प्रिजनमेंट को डिस्कस करते हैं। वेट अ सेकंड। यस ऑनलाइन फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रिजनमेंट का डेफिनेशन। तो इम्प्रिजनमेंट मतलब ऐसा कोई भी इम्प्रिजनमेंट जो इंडियन पिनल कोड आपको बोलता है, और इंडियन पिनल कोड इम्प्रिजनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है रिगरस हार्ड वर्क एंड दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम लोग डीप में जाते हैं और समझते हैं। एक्चुअली एग्जाम में नहीं आएगा, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम पर्पज, दिस इज फॉर योर नॉलेज पर्पज। ठीक है, इच्छा है सीखने की? तो देर आर सर्टन टर्मिनोलॉजीज जिसको हमने डिफाइन करना है और आपने बताना है कि ये क्या है। पहला है अरेस्ट, क्या बोलो? अरेस्ट। दूसरा है कस्टडी, तीसरा है डिटेंशन, और चौथा है रिमांड। ओके, ये चार टर्मिनोलॉजीज है। आप मुझको बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय अरेस्ट? अरेस्ट का मतलब क्या है, कस्टडी का मतलब क्या है, डिटेंशन का मतलब क्या है, रिमांड का मतलब क्या है? क्या आपने ये वर्ड कहीं के बार सुने हुए? सुना है? बोलो अरेस्ट क्या होता है? क्राइम करता है तो अरेस्ट करती है, अपने पास रखती है। वेरी गुड। क्यों करती है? बिकॉज यहां पे उस बंदे के लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालना है, so that he cannot commit the same thing, should not commit, or I can say cannot commit, so that the person cannot commit similar offense again. yes or no? मतलब अभी ऑफेंस किया ना, अभी चोरी किया ना, तो उसको क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे, लेके चली जाएगी पुलिस, थाने में लेके चली जाएगी। yes or no? अब अरेस्ट हुआ मतलब क्या? उसको अपने कस्टडी में लिया, उसके ऊपर फिजिकली हमने क्या कर दिया? फोर्स इंप्लीमेंट करके उसको अपने पास लेके आ गए। आई बात समझ में? तो जैसे अरेस्ट हो जाएगा वो कस्टडी में चला जाएगा, पुलिस की कस्टडी में चला जाएगा। अरेस्ट करना इज अ प्रोसेस। अरेस्ट करना मतलब ये नहीं कि उसको जेल में डालना, अरेस्ट करना मतलब एक प्रोसेस है, उसके ऊपर डिटेंशन रखने की। आई बात समझ में? उसके ऊपर कंट्रोल रखने की। तो जैसे अरेस्ट करेंगे हम लोग कहां पे चले जाएंगे? पुलिस। अब यहां पे कस्टडी में दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। पहला है पुलिस कस्टडी और दूसरी है जुडिशियल कस्टडी। ये भी वर्ड आपने सुने रहेंगे। पुलिस कस्टडी मतलब क्या? पुलिस अपने पास रखेगी, और जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या? कोर्ट अपने पास रखेगी। कोर्ट ऑर्डर करेगा पुलिस को कि इसको अपने पास रखो। यस और नो? ये कौन डिसाइड करेगा कि पुलिस कस्टडी होगी या जुडिशियल कस्टडी होगी? तो ये डिसीजन है मैजिस्ट्रेट का, मतलब जज साहब मान लो। अब इसमें भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जज कौन होता है, मैजिस्ट्रेट कौन होता है, वगैरह वगैरह। तो उस उतना नॉलेज हमको लेने की जरूरत नहीं। आप समझो जज, मैजिस्ट्रेट का मतलब जज है, लेकिन लिखने के टाइम पे मैजिस्ट्रेट ही लिखेंगे। हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन बोलने के टाइम पे भी मैजिस्ट्रेट बोल दो। तो ये मैजिस्ट्रेट का डिसीजन है कि इसको पुलिस कस्टडी देनी है या फिर पुलिस कस्टडी में रखना, मतलब लॉकअप में रखना। किस में रखना? लॉकअप। व्हाट इज लॉकअप? जो पुलिस थाने में होता है। और जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है, इसको हम लोग सीधा डालेंगे कहां पे? जेल में।
ओके, जो जेल एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे सारे कैदियों को रखा जाता है, वहां पे रख देंगे। और पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है, उसको लॉकअप में रखेंगे, पुलिस थाने में जो लॉकअप होता है उसमें रखेंगे। जनरली पुलिस कस्टडी जो होती है वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मान लो मैंने किसी को अरेस्ट किया है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, मैंने किसी को अरेस्ट किया है, तो मैं मैक्सिमम 24 घंटे के लिए उसको अपने पुलिस कस्टडी में रख सकता हूं। आई बात समझ में? ये 24 आवर जो है वो बढ़ करके 15 दिन भी हो सकता है। अगेन ये डिसीजन किसका है? मजिस्ट्रेट। तो 24 दिन से उसको 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। जेल की बात करेंगे तो एटलीस्ट वो 90 डेज के लिए अंदर जाएगा या फिर 60 डेज के लिए अंदर जाएगा। जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम 90 डेज, मिनिमम 30 डेज की होती है। 90 डेज किसके लिए? 90 डेज होता है अगर आपने बहुत ही सिविल रॉन्ग किया हुआ है, मर्डर, रेप, ऐसे केसेस आपके ऊपर है तो आपको जुडिशियल कस्टडी में डाला जा सकता है। वो मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा? 90 डेज का होगा। और अदर केसेस में मर्डर, रेप, ऐसे वाले खतरनाक, एक्सटॉर्शन, ऐसे काम नहीं किया है, छोटे मोटे काम किए, किसी के साथ झगड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर उसको हम लोग कितने दिनों के लिए रखेंगे? मैक्सिमम 60 डेज। देन उसके बाद यू हैव टू अगेन प्रेजेंट इट टू द मैजिस्ट्रेट बिफोर। आई बात समझ में? तो अरेस्ट और कस्टडी में अंतर समझे। अरेस्ट का मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस। कस्टडी मतलब अरेस्ट करके कस्टडी में लेना। तो कस्टडी दो प्रकार की होती है, एक होती है क्या? पुलिस कस्टडी, और दूसरा जुडिशियल कस्टडी। पहले पुलिस कस्टडी में ही होता है बंदा 24 घंटे तक पुलिस कस्टडी में। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस इंस्पेक्टर और वॉट एवर पुलिस वाला टू प्रेजेंट दैट पर्सन टू द कोर्ट। मैजिस्ट्रेट के सामने रख दो उसको ताकि उसको एग्जामिन कर पाए। आई बात समझ में? इसलिए ना जो पुलिस वगैरह भी बहुत होशियार होते हैं, उनको पता है बेल वगैरह मिल जाती है लोगों की, इनको मैंने पकड़ दिया तो कोई आके बेल करेगा। तो इसलिए ना वो जब ये करते हैं, पकड़ते हैं, तो फ्राइडे को शाम को पकड़ते हैं, जिस समय पे कोर्ट बंद होता है। तो कहाँ से लेके आएंगे ऑर्डर कोर्ट के कि इसको रिलीज करूँ? तो फ्राइडे शाम को अरेस्ट करते हैं। तो क्या होता है, फ्राइडे की रात, सैटरडे की रात और संडे की रात, और सैटरडे का दिन, संडे का दिन पूरा, और मंडे को फिर कोर्ट में जाके हाजिरी होती है। तो जनरली वो 3 दिन के लिए अंदर रहेगा। अदरवाइज क्या 24 घंटे के अंदर मतलब क्या? उसको लगेज निकालना पड़ेगा। अरे भाई कोर्ट ही बंद है तो उसको मैं प्रेजेंट कैसे करूं? आई बात है ना? तो जनरली कितना होता है? 24 घंटा। ये बढ़ के 15 दिन भी हो सकता है। कोर्ट बोलेगा कि इसको पुलिस कस्टडी दे दो 14 दिन का, 10 दिन का। जैसे आर्यन खान के केस में हुआ था, पहले 7 दिन का उसको पुलिस कस्टडी दिया, फिर अगेन उसको बढ़ाया वगैरह वगैरह। और जुडिशियल मतलब क्या? जहां पे आपने सिविल रॉन्ग किया हुआ है, कोर्ट मर्डर, रेप, तो आपको मैक्सिमम 90 डेज का होगा कस्टडी। केस तो चल रहा है, केस में कुछ हो गया तो उसको भेजेंगे हम लोग, जेल में भेजेंगे, ओके। लेकिन इनिशियल लेवल पे 90 डेज तक उसको कहाँ पे रख सकते हैं? कस्टडी में रख सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं, और 60 डेज अदर केसेस के लिए जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आएगा डिटेंशन का। तो व्हाट इज डिटेंशन? उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, लॉकअप में भी नहीं डालेंगे, जेल में भी नहीं डालना है। यहां पे मेरे को रीजनेबल सस्पिशन है। व्हाट इज सस्पिशन? कि ये बंदे ने ऐसा किया हुआ है, तो शक के बिना पे मैं उसको लॉकअप में नहीं डाल सकता। किसी ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट ठोक देनी है या फिर एकदम सिविल रॉन्ग कर रहा है तो कर सकता हूं मैं। अदरवाइज रीजनेबल सस्पिशन पे मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। रीजनेबल सस्पिशन में क्या हो सकता है? डिटेंशन हो सकता है। डिटेंशन मतलब क्या? आपके ऊपर कंट्रोल रखना। तो वो आपके घर में भी हो सकता है, पुलिस थाने में आके भी हो सकता है। आई बात समझ में? और जहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, नॉट ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू प्रूव दैट इज नॉट गिल्टी। आई बात समझ में? उसको बोलते डिटेंशन। एंड लास्ट वन क्या बोलो? रिमांड। तो अगेन मैजिस्ट्रेट जो है कैन इंक्रीज द अरेस्ट। अरेस्ट मतलब क्या? ये वाला, फ्रॉम 24 आवर्स टू 15 डेज। उसको हम लोग रिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमांड। तो ये मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो इस रिमांड की बातों को क्या करे? इंक्रीज करे। आई बात समझ में? अरेस्ट, कस्टडी, डिटेंशन एंड रिमांड। इन डाउट सो फार एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा, ओके। अब बात करते हैं कि गुनाह किस किस प्रकार के होंगे और गुनाह की सजा किस किस प्रकार की होगी। तो पहली सजा हो सकती है डेथ, फांसी की सजा,
दूसरा हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या बोलो? लाइफ इम्प्रिजनमेंट, है ना, जिंदगी भर के, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट। क्या बोलो? और इम्प्रिजनमेंट में दो आएंगे, कौन से बताओ? रिगरस एंड सिंपल। स्पेलिंग गलत हो गया तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेना। फिर उसके बाद चौथा सजा है दैट इज फाइन भरना। पांचवा है एंड लास्ट वन फॉरफीचर, सॉरी, ओके क्या बोले यहां पे? फॉरफीचर, फॉरफीचर ऑफ असेट्स, फॉरफीचर ऑफ असेट्स। तो इस प्रकार के सजा आपको हो सकती है, कोर्ट अगर देना है तो इस प्रकार की सजा दे सकती है। पहला हैंग टिल डेथ, मार दो उसको, फांसी की सजा। आई बात समझ में? दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और प्रिजनमेंट में क्या फर्क है? उम्र कैद होती है, वेरी गुड। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद, उम्र कैद की सजा, ठीक है। टेन्योर में रहेगा, जैसे मान लो 1 साल 6 महीना, हमने देखा ना कंपनीज एक्ट में 6 महीने मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स, 2 साल मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 2 ईयर्स। तो वो होता है क्या? इम्प्रिजनमेंट, जिसमें रिगरस एंड सिंपल दोनों इंक्लूड होंगे। रिगरस किसके लिए? अगर आपने वो बलात्कार वगैरह कर दिया किसी का, ये सुनो, किसी का मान लो खून कर दिया, किसी का हाफ मर्डर कर दिया, ये सिविल रॉन्ग है, ये नहीं कर सकते, रिगरस सजा। उसके बाद सिंपल मतलब क्या? नॉर्मल, आपने कुछ चोरी चपाटी की इधर उधर, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है। नो, इस लाइफ इम्प्रिजनमेंट में थोड़ा डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद चलो फाइन। फाइन का मतलब क्या है? ओके, उसको फाइन बोलते हैं कि पेनल्टी बोलते हैं? अरे श्योर, कंपनीज एक्ट में हमने देखा था फाइन और पेनल्टी में डिफरेंस पढ़ा था हमने, सुनो। तो फाइन को एडजुडिकेट करेगा कौन? आरओसी, सॉरी, फाइन को एडजुडिकेट करेंगे कोर्ट्स, एनसीएलटी, और पेनल्टी को एडजुडिकेट करते हैं कौन? आरओसी। अगेन आरओसी खुद लगाता है पेनल्टी। फाइन लगाने का पावर, क्योंकि फाइन लगाने का पावर ओनली जुडिशियल अथॉरिटीज को होता है, और आरओसी कोई जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, न्यायिक अथॉरिटी नहीं है। फाइन न्यायिक अथॉरिटी ही लगाती है, बाकी छोटा मोटा पेनल्टी वगैरह वो ऑपरेशनल अथॉरिटी लगाती है, दैट इज आपका आरओसी। ओके, एंड लास्ट वन फॉरफीचर ऑफ असेट। व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ असेट? मतलब आपके प्रॉपर्टी को हम लोग अटैच करेंगे। अगर मान लो आपने कोई गुनाह किया है तो कोर्ट बोलेगा इसकी ये प्रॉपर्टी अटैच करो, बेच दो, जो भी नुकसान किसको है उसको दे दो, तो ये सजा हो सकती है। उसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, बहुत सारे यहाँ पे एलिगेशंस है, बहुत सारे मिथ्स है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में। माइट भी मिथ्स भी आपको नहीं पता है और मीनिंग भी नहीं पता है, तो पहले मिथ्स क्या, डाउट्स क्या है वो समझते हैं, और उसको क्लियर कैसे करना है वो समझते हैं। आपने बॉलीवुड मूवीज में वगैरह देखा है कि कोई भी एक गुनहगार होता है, उसको जज साहब क्या करते हैं, बोलते हैं कि इंडियन पिनल कोड के, भारतीय दंड विधान के कलम नंबर 100 एंड 100 के तहत मुजरिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। तो बंदा जेल में जाता है, लेकिन 14 साल के बाद बाहर आता है अपना बदला लेने के लिए वापस। देखा है कभी? चलो आजीवन कारावास की सजा हुई है और 14 साल के अंदर बाद बाहर भी आ गया। सजा माफ होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपका लॉजिक बिल्कुल सही है। उम्र कैद की मतलब, उम्र कैद का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम आपने जेल में ही बिताने। ओके, आप जो बोल रहे हो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन जो होता है वो अगेन कोर्ट के पास पावर है कम्यूटेशन करना, किसी भी मुजरिम की सजा कम करना। ये डिपेंड करता है कि मुजरिम का बर्ताव कैसा है, वो सुधरा है कि नहीं सुधरा है, या फिर जिस चीज के ऊपर उसको सजा मिली थी वो इतनी है क्या जो लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दिया है उसको, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? मुजरिम बहुत हार्ड वर्किंग है, इधर बहुत हार्ड वर्किंग, कितना काम करता है, सुधर गया है वो, तो उसको कम कर सकते हैं। तो कम करके उसको कहां पे लेके जा सकते हैं हम लोग? 14 ईयर तक कर सकते हैं। 14 साल वनवास बहुत बड़ा होता है, राम जी वनवास गए थे 14 साल, तो इसलिए सर 14 ईयर से क्यों? लॉजिक ये हो सकता है, वनवास ही किया ना आपने को अंदर जाके जेल में, तो इसलिए 14 साल का वनवास करके 14 साल तक उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंदा है जिसने 70 साल की उम्र में क्या कर दिया,
कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। अब कितना जिएगा ये, ऑलरेडी ओवर टाइम में। ओके, तो उसका कम्यूटेशन जो होता है वो 14 साल नहीं, उससे कम भी हो सकता है, 5 साल भी कर सकते हो उसको। कोर्ट के पास पावर है, कम्यूटेशन का पावर है। लेकिन कोई मुजरिम है 30 साल की उम्र में उसने कुछ गुनाह कर दिया जिसके लिए उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, तो हो सकता है उसको 20 साल भी अंदर रखे, 20 साल के बाद बाहर निकाले। लेकिन अमूमन तौर पे कितना होता है ये, 14 ईयर्स तक कम्यूट कर सकते हैं। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट 14 ईयर से भी कम करके उसको 10 ईयर्स भी कर सकते हैं भाई, 10 साल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब ये नहीं कि 14 साल की ही सजा। 14 साल क्यों होता है, कम्यूटेशन करके। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है, ये उम्र कैद की सजा है, उम्र भर आपने अंदर ही रहना है। लेकिन कम्यूटेशन करके उसको कम करके 14 साल 10 साल भी कर सकते हैं, उससे कम भी हो सकता है, बट दैट रिक्वायर्स दी अनदर लेवल कम्यूटेशन की पावर एक्सरसाइज करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो देखो डेफिनेशन तो आपने एकदम छोटा था, इम्प्रिजनमेंट माने इंडियन पिनल कोड एक्ट में जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, इम्प्रिजनमेंट है। इंडियन पिनल कोड इतनी सारी बातें बताता है, बस वो पढ़ने से मतलब नहीं बनता था, ये सारी बातें पढ़ना है तो भी बातें समझती है। अभी अभी इम्प्रिजनमेंट का मतलब सही से समझे लॉ, अब आप सीखे हो अरेस्ट का मतलब क्या है, कस्टडी का मतलब क्या है, डिटेंशन का मतलब क्या है, रिमांड का मतलब क्या है, वो कितनी सारी पेनल्टीज ऑफेंसेस के लिए लग सकती है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए काम करेंगे अभी, इस चीज को एक बार कॉपी करेंगे अपने बुक में। कम ऑन फास्ट। ऑनलाइन बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन नहीं तो मैं आपके ऊपर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा डिक्लेयर कर दूंगा।
चलो सो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका इम्प्रिजनमेंट का डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, इंडियन लॉ का डेफिनेशन एक आ रहा है। व्हाट इज इंडियन लॉ? इट शैल मीन एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, regulations, rule, order, bylaw, or other instrument which before commencement of the constitution had the force of law in any province of India or part thereof, or thereafter has the force of law in any part A or part C state or part thereof। तो किसी भी प्रोविंस के किसी भी प्रोविंस के कोई भी कायदे कानून किसी भी जगह पे पार्ट ए एंड पार्ट सी स्टेट में लागू होते थे। बिकॉज पार्ट ए स्टेट में कौन से हुआ करते थे? ऐसे स्टेट जहां पे ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल था, तो उन्होंने बनाए हुए कायदे कानून तो पूरे इंडिया पे लगने ही वाले हैं, तो वो तो इंडियन लॉ ही हो गया वैसे। लेकिन प्रोविंस में पार्ट बी स्टेट में जो कायदे कानून बनाए जाते थे, जिसको पार्ट ए और पार्ट सी स्टेट में लागू करा गया, वो भी इंडियन लॉ है। अब ऐसा नहीं कि पार्ट बी स्टेट्स ने जो जितने भी कायदे कानून बनाए हैं उन सबको फॉलो किया जाता है। जैसे गुजरात के किसी एरिया में, कच्छ एरिया में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के उनके कुछ कायदे कानून थे, लेकिन क्या आज उनके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू होता है? जी हाँ, बिकॉज उन्होंने उस प्रोविंस के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले प्रोविजन को खारिज करा हुआ है। तो वो इंडियन लॉ नहीं है। इंडियन लॉ क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो पूरी इंडिया पे लगता है। तो पार्ट ए एंड पार्ट ए एंड पार्ट सी स्टेट में जो भी कायदे कानून पार्ट बी ने बनाए थे पहले, वो अगर लागू करते हैं आज के जमाने में, तो फिर वो इंडियन लॉ है। अगर पार्ट बी ने बनाए हुए कायदे कानून पार्ट ए और सी के ऊपर लागू नहीं करे जाते हैं और उसके लिए पार्ट ए वाले कायदे कानून लागू करे जाते हैं पार्ट बी के ऊपर, तो उसको इंडियन लॉ मानेंगे। वो समझे? नहीं समझे? चलो समझ लेते। मान लेते यहां पे है पार्ट ए और यहां पे पार्ट बी। ओके, अब पार्ट ए ने बनाए हुए कायदे कानून तो इंडियन लॉ है, बिकॉज वो तो बनाया किसने? ब्रिटिशर्स ने बनाए, गवर्नर जनरल। यस और नो? पार्ट बी वाले कौन बनाते हैं? राज प्रमुख। ओके, राज प्रमुख वो प्रोविंस में है ना। अब इन्होंने दो कायदे बनाए, कायदा नंबर 1, कायदा नंबर 2। अब मान लेते हैं कायदा नंबर 1 जो है वो पार्ट ए के ऊपर लागू करा जाता है। पहले नहीं था, लेकिन आज वो अच्छा कायदा है, तो फिर बाद में क्या करा गया? उसको पार्ट ए के ऊपर लागू करा गया। लेकिन कायदा नंबर 2 लागू कराने गया, वो खारिज किया गया। तो फिर कायदा नंबर 1 को इंडियन लॉ बोलेंगे, और कायदा नंबर 2 के लिए कुछ तो कायदा होना चाहिए, बिकॉज वो चला गया अभी। तो पार्ट नंबर 1 का जो भी कायदा जो पार्ट ए में लागू हुआ करता था, लेकिन पार्ट बी के लिए उसके पास अलग कायदा था, उसको निकाल करके ये वाला कायदा डाल दिया, तो वो तो वैसे ही इंडियन लॉ है। आई बात समझ में? क्लियर है? पक्का? बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और एनी ऑर्डर ऑन काउंसिल, रूल और अदर इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट। तो ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले यूके में भी कुछ लॉ थे, तो वो हमारे लिए इंडियन लॉ नहीं है। हमारे लिए क्या कौन से लॉ है? जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए। अब आज के जमाने में जो पार्लियामेंट बनाता है वो तो इंडियन लॉ है ही, लेकिन पार्लियामेंट आने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, जो पार्ट ए बी सी स्टेट्स में जो कायदे कानून थे, पार्ट ए तो वैसे ही है, पार्ट बी के जो पार्ट ए और पार्ट सी के ऊपर लागू करे गए वो भी इंडियन लॉ है। बाकी कोई इंडियन लॉ हमारे लिए नहीं है। यूके ने बनाए हुए जो भी कायदे कानून हमारे लिए इंडियन लॉ माने नहीं जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? समझ गए? पक्का? अच्छा, ये इम्प्रिजन वाले डेफिनेशन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये भी आया था एग्जामिनेशन में। हाँ, अभी उसको डिस्कस करने के टाइम पे डू नॉट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, अरेस्ट, ये वो हमारे नॉलेज परस्पेक्टिव था। नेक्स्ट आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो, हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो कुछ भी नहीं आता है, लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स फास्टन टू अर्थ एंड, यस और नो? तो ये सारी बातें आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती है। ये छोड़ के बाकी सारे मूवेबल। अब ये डेफिनेशन जो है वो कौन सी डेफिनेशन है? इसको हम लोग एक्सेप्टिंग डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टिंग डेफिनेशन। ओके, जैसे हमने देखा हुआ था डेफिनेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी, इफ यू रिमेंबर, सेक्शन 271।
पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, और 268 में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया था। तो ये डेफिनेशन क्या थी? एक्सेप्टिंग डेफिनेशन थी। वैसे ये भी क्या है? एक्सेप्टिंग डेफिनेशन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए स्पेसिफिकली डेफिनेशन दिया हुआ नहीं है। ये चार चीजें छोड़ा तो बाकी सारे क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। Thus, any property which is not a immovable property is a movable. Example: lottery ticket, electricity, shares, etc. ये क्या है? Movable. Sale of goods and act के अंदर जो भी goods define किए गए हैं तो वो goods है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टिम्बर जो कट करके बाजू में रखे गए वो मूवेबल है। स्टैंडिंग टिम्बर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ग्रोइंग क्रॉप्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रास मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी। मनी तो क्या मनी मूवेबल प्रॉपर्टी है? मनी गुड्स ही नहीं है तो मूवेबल प्रॉपर्टी भी मानी नहीं जाएगी। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। हो सकता है एग्जामिनेशन में भी पूछा जाए, तो इसको भी एक बार हल्का सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ऑनलाइन बच्चे आंसर करेंगे फटाफट। क्या आपको सारी बातें क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओथ। प्लीज इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ओथ का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ओथ? ओथ का मतलब क्या है? शपथ। यस और नो? जैसे मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूं सीता के बारे में ये बातें। यस और नो? तो ये ओथ है, शपथ लिया हमने। तो ओथ शाल इंक्लूड, देखो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ओथ को डिफाइन किस तरीके से किया गया है? ओथ माने ये, ऐसा नहीं। ओथ में ये बातें इंक्लूड करो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब ओथ एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें ये इंक्लूड होता है। ओथ को डिफाइन नहीं करा गया कि ओथ मीन्स दिस एंड इंक्लूड्स दिस, ऐसा नहीं बोला है। ओथ इंक्लूड्स ऐसा बोला डायरेक्टली कि ओथ में ये इंक्लूड करो। आप शपथ लेते हो तो ये इसमें इंक्लूडेड है। ओथ इंक्लूड्स अफर्मेशन और डेक्लेरेशन। मतलब आप कोर्ट में जाके जो शपथ लेते हो, अफर्मेशन डेक्लेरेशन करते हो, वो क्या है? आपका ओथ माना जाएगा। इन द केस ऑफ ए पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर्ड इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग। एफिडेविट, ये एफिडेविट ही है ना? तो क्या एफिडेविट भी एक ओथ माना जाएगा? मैंने एफिडेविट के डेफिनेशन में बताया था, एफिडेविट भी एक ओथ ही है। तो आप कोर्ट में जाके जो शपथ लेते हो वो भी शपथ है और एफिडेविट भी आपका शपथ ही है, तो ओथ ही माना जाएगा वो। इसलिए बोला गया है कि अगर आपने कोर्ट में जाके गवाही झूठ दे दी तो उसके लिए इंडियन पिनल कोड के अंदर 7 ईयर्स का इंप्रिजनमेंट है। ओके, और उसका सेक्शन है 193। सेक्शन 193 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर बताया हुआ है कि अगर आपने कोर्ट में जाके झूठी गवाही दी ओथ लेने के बाद तो फिर आपको 7 साल की सजा हो सकती है। वैसे एफिडेविट पे भी झूठ बोला तो कितनी साल की सजा है? 7 ईयर्स, बिकॉज वो भी एक ओथ ही है। ओथ के ऊपर झूठ बोला 7 साल की सजा। वैसे ही एफिडेविट पे झूठ बोला तो भी 7 साल की सजा। क्यों? बिकॉज एफिडेविट ओथ माना जाता है एज पर सेक्शन 337। समझ गए बात को? क्लियर है? तो अभी काम करेंगे, ऑफेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। मजा आ रहा है आपको? ओवर। तो ऑफेंस का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन, जरूरी नहीं है कि आपने एक्ट ही करना है। ओमिशन, आपने कुछ नहीं करा तो वो भी क्या माना जाता है? एक ऑफेंस माना जाता है। हमने एक्ट का डेफिनेशन देखा था।
एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन, हमने किसी को खाना नहीं दिया जो देना चाहिए था और उसकी वजह से वो मर गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने ही उसको मारा है। तो वैसे ऑफेंस का मतलब वही होता है, कुछ करना कुछ ना करना। मैंने एक्ट के डेफिनेशन में आपको ये भी बताया था कि अगर मान लेते हैं मैंने जाके कोर्ट में गवाही देनी है और मैंने नहीं दिया तो क्या वो एक्ट नहीं माना जाएगा? वो मेरा एक्ट है जो मैंने नहीं किया, ना करने का एक्ट किया मैंने, तो वो ऑफेंस नहीं है। ये सुनो, तो एक्ट, ऑफेंस का मतलब है एक्ट। किसी को मारना ही एक्ट नहीं होता है, किसी को ना मार के मारना भी एक्ट ऑफेंस ही है, किसी को ना बचाना भी ऑफेंस ही। मैं बचा सकता था लेकिन नहीं बचा है, ये भी ऑफेंस ही है। सो इट इज मेड पनिशेबल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब उस समय पे वो जो कायदा कानून है, उस कायदे कानून के तहत आपने कुछ करना या कुछ ना करना ऑफेंस माना गया है तो वो आपके लिए ऑफेंस है। जैसे आज के जमाने में गुटखा बेचना है, महाराष्ट्र में बैन है, आज मैंने बेच दिया तो ये क्या ऑफेंस है कि नहीं? जरूरी ऑफेंस है। लेकिन कल जाके अगर गुटखा बैन निकाल दिया तो आजकल किराना के स्टोर पे वाइन बेचना ऑफेंस है कि नहीं बताओ? है, लेकिन ये कायदा ला रहे गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, किराना स्टोर पे भी वाइन बेच सकते हैं, प्रपोज किया है। कल अगर वो कायदा आ गया तो किराना के स्टोर पे वाइन मिलेंगे तो क्या वो ऑफेंस है? नहीं है। आई बात समझ में? एक्ट या फिर ओमिशन, जो उस टाइम पे जो कायदा है उसके तहत ऑफेंसेबल बोला है तो वो ऑफेंसेबल है। एनी एक्ट और ओमिशन विच इज इफ डन इज पनिशेबल अंडर द एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इज कॉल्ड एज एन ऑफेंस। ऊपर जो बोला है वही है। नीचे आ रहा ऑफिशियल गैजेट का डेफिनेशन, इट शैल मीन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। ये कौन सा डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव, मतलब इसमें और कोई इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भारत का राजपत्र और किसी स्टेट का राजपत्र वही ऑफिशियल गैजेट ही है, उसको छोड़ के और कोई ऑफिशियल गैजेट इस दुनिया में नहीं है, इस इंडिया में नहीं है। व्हाट इज ऑफिशियल गैजेटी? एक बार नोट को पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऑफिशियल गैजेटी का मतलब होता है ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके जरिए गवर्नमेंट आपसे बातचीत करना चाहता है, कोई भी लॉ आपके ऊपर अप्लाई करना है तो वो ऑफिशियल गैजेटी में उसको अनाउंस कर देते हैं। उसको पढ़ लेंगे। पढ़ लिया? जो मैंने अभी डिस्कस किया वही सारी बातें हैं ना। ऑफिशियल गैजेट का मतलब और कोई नई चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है पर्सन के ऊपर। ओके, नो व्हाट इज अ पर्सन? हमने कंपनीज एक्ट पढ़ने के टाइम पे देखा था, फाउंडेशन पे पढ़ा है, इंटर पे पढ़ा है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्सन? पर्सन माने कोई भी पर्सन शाल इंक्लूड, इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव है, उसको इंक्लूड करा गया। पर्सन और कोई भी हो सकता है, और जो भी और कोई है उसमें ये ऐड कर दो। पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एनी एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कि पार्टनरशिप फर्म। ये भी एक पर्सन है लेकिन वो इलीगल पर्सन है, रजिस्टर होगा तो सही है। या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब जिसको इनकॉर्पोरेट करा गया है नहीं करा गया है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। ओके, तो क्या हम लोग ह्यूमन पर्सन नहीं है? क्या आप और मैं पर्सन नहीं है? कहां लिखा है? वेरी गुड। तो पर्सन शैल इंक्लूड का मतलब क्या? पर्सन मतलब ह्यूमन, हम भी पर्सन ही है भाई। लॉ के नजरिए में पर्सन हो कि नहीं? क्या मेरे को टैक्सेबिलिटी है कि नहीं?
क्या मैं इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मैं पर्सन हूं कि नहीं, मैं असेसी हूं कि नहीं? ये सुनो, तो मैं पर्सन हूं, लेकिन मेरे साथ साथ लीगल तरीके के लिए कंपनी भी मेरी तरह ही पर्सन है। कंपनी भी टैक्स भरती है, मैं भी टैक्स भरता हूं, मेरा भी पैन कार्ड है, कंपनी का भी पैन कार्ड है। मतलब मैं भी पर्सन हूं, कंपनी भी पर्सन है, मैं भी पर्सन हूं, साथ साथ एसोसिएशन भी पर्सन है। फर्म का पैन कार्ड होता है भाई। मैं भी पर्सन हूं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी पर्सन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी पैन कार्ड है, भले वो इनकॉर्पोरेट है कि नहीं, रजिस्टर है कि नहीं, वो अलग बात है। आई बात समझ में? तो पर्सन माने कोई भी जो कंपनी है, एसोसिएशन है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। ओके, तो ये होता है पर्सन का डेफिनेशन। हो सकता है ये भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। उसके बाद रजिस्टर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड? जैसे आपको पता है, अगर मान लो आपने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी की है, ओके, तो लेटेस्ट में हमने एक फ्लैट खरीदी की है, तो उस फ्लैट का सेल डीड बना है, हाल फिलहाल में ही बना है सेल डीड। तो क्या इस सेल डीड को हमने किसी एक ऑफिस में जाके, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके उसका रजिस्ट्री करवाना है? क्यों करवाना है रजिस्ट्री? वाई? पहले वो फ्लैट मिस्टर ए के नाम पे था, अब वो फ्लैट हमारे नाम पे है कि नहीं? तो उसके नाम से हट करके उसका ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर करने के लिए मुझको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसका नोटिंग करवाना बहुत जरूरी है कि देखो हे गवर्नमेंट, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अब इसकी नहीं रही, ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो मैंने गवर्नमेंट को जाके क्या करा? नोटिस दिया। अब वो नोटिस कैसे दूंगा मैं? हमारे बीच में जो एक डीड बना है, सेल डीड, उसको जाके मैं गवर्नमेंट के ऑफिस में रजिस्ट्री करवाऊंगा, नोटिंग करवाऊंगा। उस चीज को बोलते हैं रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट। जब तक मैं उसका रजिस्ट्री नहीं करवाता हूं तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, या तब तक मेरे नाम पे उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। उस डॉक्यूमेंट के तहत जो मैं ओनरशिप क्लेम कर सकता हूं वो नहीं कर सकता, क्योंकि अब तक वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं हुआ है। अब हर एक डॉक्यूमेंट का गवर्नमेंट अलग अलग है। जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग है, उसके लिए अलग ऑफिस में जाना पड़ता है मेरे को, असिस्टेंट ऑफ रजिस्ट्रार। ओके, तो उसके लिए अलग है। जैसे मान लो कोई कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे चार्ज, तो चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है ना, किसके पास जाऊंगा? असिस्टेंट रजिस्टर के पास, जिसके पास प्रॉपर्टी लेके जाता हूं। उसके लिए मेरे को आरओसी के पास जाना पड़ता है, एमसी का एक ब्रांच है आरओसी, उसके पास जाना पड़ता है। तो हर एक डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्री करने वाला अथॉरिटी अलग अलग है। जैसे शेयर्स को मैंने रजिस्टर करवाना है तो कंपनी के पास ही जाऊंगा ना मैं, तो कंपनी इज अथॉरिटेटिव पर्सन टू रजिस्टर देयर कंपनी शेयर्स इन द नेम ऑफ द अनदर पर्सन। जैसे मैंने रजिस्टर ट्रांसफर डीड बना था SS7 में, उसका भी रजिस्टर करवाना पड़ता है। SS4 श्योर, पक्का? SS7 क्या है फिर? वेरी गुड। तो रजिस्टर्ड यूज विद रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट शैल मीन रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। जैसे कि प्रॉपर्टी के लिए कोई लॉ अलग है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट बताया हुआ है, तो उसके अंदर जो भी आपको रजिस्टर करने के लिए बोला है इंडिया में, उसको आप रजिस्टर कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद आएगा रेगुलेशन। ओके, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इसको आप काट सकते हो वैसे देखा जाए तो, लेकिन एक बार पढ़ लो, रीड इट, तो आपको समझ आ जाएगा। रीड द डेफिनेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव आई गेस। यस, मीन्स एंड इंक्लूड बताया ना, तो वो इंक्लूसिव माना जाएगा। जब मीन्स एंड इंक्लूड जहां पर भी आता है तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन माना जाता है।
बिकॉज मीन्स मतलब ये जो बताया हुआ है वो भी है और साथ साथ ये भी इंक्लूड होता है। तो जहां पे भी डेफिनेशन मीन आता है तो एग्जॉस्टिव है, इंक्लूड्स आता है तो इंक्लूसिव है, मीन्स एंड इंक्लूड आता है तो इंक्लूसिव माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है छोटे छोटे, उसको कवर करते हैं। रूल, तो रूल के बारे में आपको मैं क्या ही बताऊं। जैसे हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए हमारे पास अलग से रूल्स भी थे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। चार्जेस का हमने चैप्टर देखा तो कंपनीज के चार्जेस वाले रूल्स अलग थे। कंपनी के ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर हमने पढ़ा, उसमें कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स अलग थे। तो उस चैप्टर के कुछ ऑपरेशनल बातों को लागू करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो एक्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि अगर हमको एक्ट में बदलाव करना है तो पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है एक्ट में अमेंडमेंट लाना है तो। लेकिन रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आता है। नाउ वी सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइंड यस्टरडे ओनली और लेक्चर नंबर 1 ऑफ लॉ ऑल्सो। तो रूल्स जो ले आते हैं वो कौन लाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट लाते हैं। एक्ट लाता है कौन? पार्लियामेंट। तो अगर हमको एक्ट में बदलाव करना है बार बार तो पार्लियामेंट में जाना पड़ता है। इसलिए ऑपरेशनल चीजों को बदलना है, जैसे मान लो मेरे को छोटा सा पेनल्टी बदलना है, ओके, मेरे को 500 से बढ़ा करके 1000 करना है, तो एक छोटी चीज के लिए मैं पार्लियामेंट में नहीं जा सकता, फिर वो बिल बनाओ, फिर लोकसभा राज्यसभा। तो एक काम करेंगे, एक्ट में लिख देंगे क्या? पेनल्टी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, फाइन एज में भी प्रिस्क्राइब। तो एज में भी प्रिस्क्राइब मतलब क्या? इस चैप्टर के रूल्स में चले जाओ और देखो कि कौन सा पेनल्टी बताया हुआ है। तो वो पेनल्टी 500 रुपए है, वो कौन बताएगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट को क्या कर रहा है? आगे लागू कर रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया हुआ है कि आप 500 की जगह पे 1000 कर दो। तो उसके लिए आपको किसके पास जाने की जरूरत नहीं है? पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए एक्ट को क्या करने के लिए, हमको ऑपरेट करने के लिए ठीक से, उसको लागू करने के लिए ठीक से हमारे पास रूल्स की जरूरत है। वो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। तो रूल शैल मीन अ रूल बीन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द एनैक्टमेंट। तो किसके पास पावर दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको रूल बोले थे। एंड शैल इंक्लूड रेगुलेशन मेड एज अ रूल अंडर द एनैक्टमेंट। और जो भी रेगुलेशन एज अ रूल बनाते हैं हम लोग, जैसे रेगुलेशन में एक्ट भी रेगुलेशन ही है, लेकिन रूल्स भी रेगुलेशन ही है। मतलब एक्ट जो होता है उसको रूल्स के साथ पढ़ने के बाद हमको लॉ समझता है, ये सुनो। तो एक्ट भी क्या है? एक रेगुलेशन है, और रूल भी एक रेगुलेशन ही माना जाता है। नेक्स्ट वन आएगा स्केड्यूल। जैसे कंपनीज एक्ट में बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं। स्केड्यूल नंबर 3 क्या है? फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्केड्यूल नंबर 6 क्या है? CSR के एक्टिविटीज स्केड्यूल 6 में बताया हुआ है। तो एक्ट के नीचे दिए गए स्केड्यूल्स है। नेक्स्ट वन है सेक्शन। व्हाट इज सेक्शन? जो एक्ट के जो छोटे छोटे पार्ट है उसको सेक्शंस बोलते हैं। नाउ सन, हमने फादर का डेफिनेशन देखा था, अगर आपको याद है। फादर इंक्लूड्स एडॉप्टिव फादर। मैंने किसी को एज अ फादर अडॉप्ट कर दिया, बताओ, तो वो भी मेरा फादर है। तो सन में क्या है? सन इन केस ऑफ एनीवन whose personal law permits adoption and shall include an adoptive son. इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव है। सन मतलब जो बाय नेचर मेरे जो फादर है उनका मैं बेटा हूं, लेकिन मेरे पापा ने किसी को अडॉप्ट कर दिया तो वो भी उनका ही बेटा है। सबसेक्शन, सेक्शन का छोटा वाला पार्ट सबसेक्शन। स्वेर, स्वेर मतलब ग्रामेटिकल एंड वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन। स्वेर माने अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग। In the case of the person by law allowed to affirm or declare instead of swearing, the term affidavit, oath and swear have the same definition in the act. तो सबके लिए डेफिनेशन सेम है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो एफिडेविट हो, ओथ हो, स्वेर हो, ये तीनों डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइटिंग, कोई भी चीज जो लिखते हैं हम लोग, प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, सारे राइटिंग माने जाते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ईयर, ईयर शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्रिटिश ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? जो 1 अप्रैल से शुरू होता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और खाली ईयर आ गया तो फिर वो ब्रिटिश ईयर माना जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? एनी डाउट? नो? तो इसको क्या ये सारे डेफिनेशंस किसके अंदर दिए हुए? जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर। और ये डेफिनेशंस आपको बाकी सारे एनैक्टमेंट को इंटरप्रिट करने के लिए अगर किसी और एक्ट में नहीं दिए हुए हैं तो फिर यहां से आप उसको उठा करके वो मीनिंग उस एक्ट में लगा करके उस एक्ट का मतलब आप क्या कर सकते हो, उस प्रोविजन का मतलब आप खींच सकते हो। आई बात समझ में? तो कल हमने सेक्शन नंबर 4 देखा था। एक्चुअली व्हाट इज सेक्शन नंबर 4? कि 1868, 1887 और 1897 ये जो 3 GCA एक्ट है वो कहां कहां पे लागू होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1897 पहले वाले एक्ट्स के लिए लागू है, 1897 के पहले वाले कुछ के लिए लागू नहीं है, कुछ के लिए लागू है पार्शियली। 1897 के बाद वाले
सबके लिए लागू है फुल्ली, वो बात बताया सेक्शन नंबर 4 में। उसी का छोटा भाई सेक्शन 4A बताया है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशन टू इंडियन लॉज। व्हाट इज इंडियन लॉ? ऊपर डेफिनेशन में बताया था इंडियन लॉ, जो भी एक्ट पार्लियामेंट बनाता है वो इंडियन लॉ है। पार्ट बी स्टेट के, पार्ट ए स्टेट के ऊपर लागू होता है और पार्ट सी स्टेट के ऊपर लागू होते हैं तो वो भी इंडियन लॉ है। द डेफिनेशन इन सेक्शन 3 of the expression central act, center government, gazette, government security, Indian law, official gazette shall apply unless there is a repugnant in the subject or to the context to Indian laws। तो सेक्शन नंबर 3 में जो डेफिनेशन बताया किसके बारे में, सेंट्रल एक्ट, सेंटर गवर्नमेंट, गैजेटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंडियन लॉ, ऑफिशियल गैजेटी, वो सारे के सारे इंडियन लॉ के ऊपर लागू होते हैं अनलेस किसी इंडियन लॉ में उस चीज के बारे में कुछ और बताया हुआ है। ओके, इन इंडियन लॉ रेफरेंस by whatever form of the words to the revenues of the central government or state government shall on and from 1st April 1950 be construed as references to the consolidated fund of India or consolidated fund of the state। What is consolidated fund of India? आप सी इंटर में आओगे ऑडिट में, तो वहां पे आपको ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज पढ़ाया जाएगा। ओके, तो वहां पे आपको कंसोलिडेटेड फंड ये नजर आएगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू, अपने बजट अभी हुआ ना, तो बजट में क्या होता है कि इतना अपना रेवेन्यू होता है, सारे सोर्सेस से इतना रेवेन्यू, फिर उसका डिवीजन, सबसे बड़ा पोर्शन डिफेंस में जाता है, फिर इस एजुकेशन, फिर वो एंटरटेनमेंट और ये सारा बात। तो वो जो फंड आता है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू मतलब क्या, हाउ कैन आई से दिस इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, तो इसके लिए मेरे को सेंट्रल का कंसोलिडेटेड फंड देखना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स किस पे जाता है, महाराष्ट्र से इनकम टैक्स कलेक्ट हो, गुजरात से हो, कर्नाटका से हो, बंगाल से हो, सारा किस में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में जाता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, कंसोलिडेटेड फंड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें क्या क्या जाएगा, सेंट्रल में इनकम टैक्स पूरा जाएगा, स्टेट को कुछ नहीं मिलता है उसमें से, प्लस CGST। अब IDD आपका हुआ है कि नहीं, आई डोंट नो। CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिकॉज GST में दो प्रकार है, एक CGST और एक SGST। इसमें IGST भी है, लेकिन वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में। तो CGST किसके हो जाता है, जैसे कि 18% का GST है, तो 9% इसको लगता है, 9% इसको लगता है, तो ये 9% डायरेक्टली किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। और ये किस में जाएगा, ये स्टेट फंड में जाएगा। तो स्टेट के जितने भी रेवेन्यूज है वो किस में जाएंगे, स्टेट फंड में जाएंगे। तो स्टेट क्या करेगा, अपना भी एक बजट होता है, जैसे पहले सेंटर का बजट बनता है, फिर हर एक स्टेट का बजट बनता है। क्यों? बिकॉज सेंट्रल से अलॉकेट किए गए फंड को देख करके ही स्टेट का फंड बनाया जाएगा ना। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, कैसे पता चले, महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी टैक्स कलेक्शन के सोर्सेस है उसको मिला करके, जो सेंट्रल को नहीं जा रहा है, वो साथ साथ सेंटर से आया हुआ फंड, उसको मिला के हम लोग क्या मानेंगे, ये अपना फंड है और इसको हम लोग ऐसे अप्रोप्रिएट कर देंगे। ओके, तो किसी भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का मतलब क्या है, कंसोलिडेटेड फंड फॉर द सेंटर एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, वो उसका रेवेन्यू माना जाएगा। तो ये स्टेट कितना कमाता है, उसका कंसोलिडेटेड फंड देखो, स्टेट का पूरा इंडिया कितना कमाता है, इंडियन गवर्नमेंट कितना कमाती है, तो उसका कंसोलिडेटेड फंड देख लो। आई बात समझ में, पक्का? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट जो अपना है सेक्शन नंबर 5 to 13, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा इसका अंदर का जो मसाला है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कल के लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे, कल के लेक्चर पे हम इसको और अगले वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई गेस और 2 लेक्चर लग सकते हैं मेरे को जनरल क्लॉज एक्ट फिनिश करने के लिए, देन हम लोग इंटरप्रिटेशन के साथ शुरुआत करेंगे। ओके, चलो, तो आई गेस आज का लेक्चर आपको क्लियर है, नहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप डायरेक्टली मुझको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी पॉइंट इन द जनरल क्लॉज एक्ट एंड फॉर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग। ओके, चलो, so till then, bye bye. I love you all. Have a good preparation for General Clauses Act. Till then, bye bye. Love you all. Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.